नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव की, क्योंकि 8 दिसंबर को यानी कि सीधा एक महीना बचा है जब गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 3 लोग हैं जो कि इस बार जमकर वहां पर मुकाबले में उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। पहला तो भारतीय जनता पार्टी जो कि 27 साल से वहां पर पहले से ही सरकार में है, उसके अलावा कांग्रेस तो है ही, और आम आदमी पार्टी भी इस बार वहां पर सक्रिय रूप से काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय होने वाला है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन आगे निकलेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक महीना बचा हुआ है नतीजे आने में और एक महीने पहले क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, कौन आगे और कौन पीछे? एक महीने और ये समझ लीजिए कि शाम का वक्त है, तो इस वक्त तक नतीजे भी आ चुके होंगे, साफ हो जाएगा। और एक महीना पहले कोई भी चीज़ प्रोडिक्ट करना बहुत जल्दीबाजी होगी चुनाव में, ख़ास तौर पर जहां पर ओवरनाइट भी फॉर्चून्स चेंज होती हैं। हालांकि नतीजे आने 8 को, वोटिंग तो 1 तारीख और 5 तारीख, यानी कि जनता तो पहले ही डिसाइड कर देगी, कर चुकी होगी। लेकिन यह है कि एक पैटर्न इमर्ज कर जाता है। हाँ, और वो पैटर्न जो कि पिछले चुनावों से होता हुआ इस चुनाव तक आता है, वो आपको बताने लग जाता है बहुत सी बातें ऐसी जो कि शायद नतीजों की तरफ इशारा करती हैं। और यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं कि 8 नवंबर को कि 8 दिसंबर को क्या होने वाला है। और ऐसे में आप हिमांशु कहीं ना कहीं लोगों के मतों की ताकत को घटा रहे हैं, क्योंकि जब आप अभी से ही नतीजों पर बात कर लेंगे। नहीं, मैं तो कहते हैं ना, हमारा तो एक शो भी चलता है माहौल क्या है, तो माहौल क्या है दरअसल हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जनता तो जनार्दन है और वो कुछ भी तय कर सकती है, और जनता क्या तय करेगी ये बताना तो जरा मुश्किल। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जनता सोच कैसे रही है। नहीं, मुश्किल इसलिए हो रहा है समझना, क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी। अब जब आम आदमी पार्टी आ गई है और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में इलेक्शन लड़ा है, अब वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो इस मुकाबले में कहीं ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहें कमजोर धीरे धीरे करके हुई है इन 27 सालों में, कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो क्या रहने वाला है। यहाँ पंजाब में उसने अप्रत्याशित नतीजे दिए, और उसके पहले दिल्ली 3 बार, और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती है तो सुपरा ही साफ कर देती है। वो सारी सीटें लेकर चली जाती है। तो क्या गुजरात में ऐसा होने वाला है? प्रश्न एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि कांग्रेस, जिसने लड़ाई को बहुत करीब पहुंचा दिया था पिछली दफा, बहुत ज़्यादा करीब, और एक क्षण लगने ये लग गया था कि क्या कांग्रेस इस बार पलट देगी सब कुछ, हो नहीं पाया था। और तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले इतने सालों से 6 बार वो जीत चुकी है और 7वीं दफ़ा ट्राई करने जा रही है, 1998 से सत्ता में है, तो क्या वो बनी रहेगी? और ये बात आपको इस संदर्भ में करना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसी राज्य से आते हैं। बिल्कुल। तो कितना अहम है वहाँ के चुनावी नतीजे। लेकिन जो पैटर्न इमर्ज कर रहा है, उस पैटर्न में हम बहुत से ओपिनियन पोल भी आ चुके हैं अभी तक, और वो भी अपनी दिशा तय कर रहे हैं। पर ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, कुछ एम्पेरिकल जो एविडेंसेस हैं जो घटित हुए हैं वस्तुतः, केवल अंदाज से नहीं। उसमें मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा 2021 के लोकल बॉडी पोल्स की तरफ। पंचायत चुनाव वहाँ गुजरात में हुए थे और साल भर पहले की बात है, और उसमें ये पाया गया कि, और वहीं से चर्चा शुरू होती है आम आदमी पार्टी के आगमन की। सूरत में उसकी कई सीटों पर जीत हो जाती है, और वहीं से चर्चा शुरू होती है कि किस तरह से वो साउथ गुजरात में बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना प्रदर्शन करने में सफल रही है। पर इस बात को याद करिए कि सूरत में अच्छे नतीजे आए तो हमने लोकल बॉडी पोल्स के बारे में बात किया, सूरत और साउथ गुजरात के बारे में, लेकिन लोकल बॉडी पोल्स तो पूरे गुजरात में हुए थे।
और पूरे गुजरात के नतीजे क्या रहे वो एक रिफ्लेक्टर हैं 1 साल बाद, अब जबकि विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं। तो आप अगर क्षेत्रों में डिवाइड करें तो साउथ गुजरात जहां की बात हम कर रहे हैं, सूरत, नवसारी, नॉर्थ गुजरात जो कि उत्तर की तरफ, जहां पर SC ST सीटें ज़्यादा हैं, और फिर सेंट्रल गुजरात, खासतौर पर सौराष्ट्र का क्षेत्र, काठियावाड़ का क्षेत्र। तो इन 3 रीजन्स में अमूमन हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो हम पाते ये हैं कि 2021 के लोकल बॉडी पोल्स में सूरत में जो भी नतीजे आए और जितनी भी चर्चाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने बाकी के पूरे प्रदेश में स्वीप कर दिया था। और कांग्रेस हालांकि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर आज की तारीख में भी वही है और पहले भी वही थी, पर जो उसने गेन 2017 में किए थे विधानसभा चुनाव में, वो 3-4 साल होते होते वो चले गए थे। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सौराष्ट्र में अमरेली और गिर का इलाका है, गिर सोमनाथ का इलाका है, और वहां पर एक भी सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई थी, और 2021 आते आते वो एक भी सीट लोकल बॉडी पोल्स में नहीं हारी। तो क्या उसने कवर कर लिया? एक तो ये बात। दूसरी बात कि 2017 में 77 सीटें कांग्रेस की और 99 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और पहली दफा सालों में वो दहाई के आंकड़े में रुक गई थी। लेकिन उसके बाद जितने बाईपोल हुए और फिर कुछ क्रॉसओवर्स हुए, बीजेपी से इस तरफ आने लग गए लोग, तो वो सारे के सारे जब आते चले गए तो आज आंकड़ा उनका 112 का है। 99 नतीजों का था, लेकिन आज 112, यानी कि वो अपनी मजबूती को और बढ़ाती चली गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद विधायकों को अपनी तरफ करने में ज्यादा माहिर हो गई है। हाँ, पूरे देश में पूरे देश में ये फैक्टर है, और साथ साथ बाईपोल भी लगातार जीतती है। हाँ। अभी 3 नवंबर को पोल्स हुई थी 6 राज्यों में 7 सीटों पर, और एक सीट को आप छोड़ दीजिए जो वहाँ मुंबई अंधेरी की सीट थी, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया था शिवसेना के कैंडिडेट, जी हाँ, ऋतुजा लटके को उन्होंने, तो 6 सीटों में 4 सीटें वो जीत गई भारतीय जनता पार्टी, एंड दीज सीट्स वर स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स। तो 6 राज्यों में 4 सीटें वो जीत गई। बिहार में एक सीट है जो अपने आप में आप उदाहरण के तौर पर लीजिए और चीज़ें वहाँ से आपको समझ आती हैं, गोपालगंज की। बिहार में अब स्थिति ऐसी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ तमाम दल हैं, चाहे वो आरजेडी हैं, जेडीयू हैं, उसके अलावा कांग्रेस हैं, वहाँ वो जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, हम वो पार्टी है, वीआईपी पार्टी है मुकेश साहनी जी की, और भी सीपीआई है, सीपीएम है, 7 दलों का एक गठबंधन है। और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी, और आखिर में उन्हें सपोर्ट मिला चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का, वो भी उतरे। पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये 7 दल जो हैं वो गोपालगंज में एक साथ, गोपालगंज याद करिए वो गृह जिला है, भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ पर काबिज थी, लेकिन गृह जिला है वो लालू यादव का, उनका अपना गांव उसी ज़िले में आता है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार आंकड़े वहाँ पर कुछ ऐसे बैठेंगे कि हार हो जाएगी। वहाँ भी किसी न किसी तरह से सीट बचा ले गई भारतीय जनता पार्टी, बावजूद इसके कि वोट का अंतर बड़ा कम रह गया, 2000 से भी कम वोटों से, जबकि वहाँ पर ओवैसी जी की पार्टी 12,000 वोट लेकर के आई, वो वोट जो कि आरजेडी को मिलते। लेकिन देखिए वो तो नतीजे हैं, नतीजे तो आ गए। जीत हार इस बात पे डिपेंड कर रही है अब कि कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा कमज़ोर है, इस बात पे नहीं कि विपक्ष का वोट कट रहा है और वो बट भी रहा है, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो अब ये एक नया थ्योरी निकल के सामने है। इसी थ्योरी को, इसी तस्वीर को आप गुजरात लेके आ जाइए, और वो शायद जो आपने सवाल शुरू में किया है उसका नतीजा
इसी असेसमेंट में छिपा हुआ है। ये जो त्रिकोणीय, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इस फॉर्मूले पर, जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है आपने वहां देखा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। आपने देखा गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को 70,000 वोट मिले और 68,000 वोट से थोड़ा ज्यादा वोट मिला आरजेडी को और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन दो और वहां पे दावेदार थे। एक थे साधु यादव जो बीएसपी के टिकट से अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे, जो नाराज चल रहे हैं लालू यादव के परिवार से, हालांकि रिलेटिव्स हैं आपस में। वो 8,000 वोट लेके निकल गए। वो यादवों के वोट्स ज्यादातर माने जाते हैं कि उनके पास थे और कुछ दलित समाज के वोट थे, तो मिला करके। और दूसरे वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसने भी वहां पर चुनाव लड़ा और 12,000 वोट लिए। अमूमन वो मुस्लिम समाज के वोट उनके पास होते हैं, जो अगर ओवैसी जी को न जाते तो जाहिर है कि वो आरजेडी को जाते। लेकिन बिहार का फैक्टर अलग नजर आता है मुझे। ये थियोरेटिकली इसको देखिए, बिहार का फैक्टर हम मानते हैं इस बात को कि वो अलग हो सकता है गुजरात से, और होना भी चाहिए हर जगह। थियोरेटिकली अगर आप देखें तो वोट बंट रहा है क्या? अगर वोट बंट रहा है तो वो किसके बेनिफिट में जा रहा है? अब इसी तस्वीर को उठाइए और आप गुजरात लेकर के चलिए। गुजरात में आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है एक सेकंड चैलेंजर के तौर पर। अभी तक 1-on-1 कॉन्टेस्ट होता था, जिसमें कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं वो कांग्रेस को वोट देते थे। और इस बात को मानिए कि भले ही 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, पर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट एक बड़ी संख्या में गुजरात में हैं और उन्होंने हमेशा कांग्रेस को बैक किया है। और कभी भी कांग्रेस की जो सीट संख्या है वो 50 के नीचे नहीं गई है, 50 और 60 के आसपास हमेशा रही है। तो 180-82 में अगर आप 60 सीटें लेते हैं तो 1/3 हमेशा सीटें मिलती थी। यानी कि हमेशा अगर 30 सीट और मिल जाती कांग्रेस को तो 60-30-90 हो जाती और 50-50 हो जाता मार्जिन। तो हमेशा उस जीत की संभावना कांग्रेस के पास रहती थी। लेकिन और इसको आप पिछले बार के वोटिंग परसेंटेज में देख लीजिए, 49% वोट जो हैं वो बीजेपी के पास है, तो 42% वोट जो हैं वो कांग्रेस के पास है। मात्र 7% का अंतर था। सीटों का करीब 22 सीटों का 77 और 99 का अंतर था, पर 7% में ही ये फासला था। तो कांग्रेस वाले इस बार सोच रहे होंगे, और जाहिर है कि उनको सोचना भी चाहिए, कि हम बस थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, 3-4% वोट और लेंगे और हम उनको पा जाएंगे। लेकिन एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी का पहला असर 2021 के उस पंचायत इलेक्शन में लोकल बॉडी पोल में दिखाई पड़ता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, और जिसमें कि पूरे गुजरात में अमूमन स्वीप करती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में भी देखते हैं कि दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 60+ सीटें जो है आम आदमी पार्टी ले जाती है, लेकिन वहीं जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। हाँ, ये बात भी है। ये बात है कि देखिए, मोदी जी के नाम पर अगर चुनाव होना है तो मोदी जी को वोट दिया जाएगा। एक धारणा लोगों में ये दिखाई पड़ी थी 2019 के चुनाव में, 2014 में भी यही था। लेकिन अब 2024 में ऐसा है कि नहीं है, ये टेस्ट होना बाकी है। गुजरात में भी इलेक्शन पिछली दफा मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तो नहीं हुआ था, तो आपने देखा कि कैसे आंकड़ा कम गया। जब तक वहां पर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनते थे तो 115, 117, 127 ऐसे उनका आंकड़ा था, वो घट करके 99 पर आ गया था। तो ये बात तो हकीकत है। लेकिन यहाँ उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जो गैर भाजपा वोट हैं, क्या वो बंट रहे हैं? और वो हमने देखा कि लोकल बॉडी पोल्स में बंट रहे थे। और आप जानना चाहेंगे कि लोकल बॉडी पोल्स में आम आदमी पार्टी को कितनी वोट आई थी? आपको जान के आश्चर्य होगा, 14% वोट उन्हें आए थे। सूरत में वो जीत गए थे, केवल चर्चा सूरत की हुई, लेकिन करीब 14% वोट उन्होंने गुजरात में लिया था। अब आप समझ लें कि जीत भले ना उनकी हुई, लेकिन अगर वो इतने वोट ले गए तो कांग्रेस कहां से अपनी पैठ बना ली उन्होंने। हाँ, पर कांग्रेस पे असर सोचिए, जो मुख्य चैलेंजर है उस पर इसका असर सोचिए।
उतने वोट गैर भाजपा के घट गए, क्योंकि भाजपा तो मजबूत है, अभी भी उतना परसेंटेज अपना वो मेंटेन कर रही है, जो गैर भाजपा वोट है वो बट रहा है। और आम आदमी पार्टी अगर स्वीप कर देती है जैसे उसने पंजाब में किया या दिल्ली में करती रही है, तब तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। लेकिन अगर वो केवल इतना इंपैक्ट बना पाती है कि वो कांग्रेस को डैमेज करती है, तो कांग्रेस चैलेंजर से गिर जाती है। और उसके जो 42% वोट आए थे, अगर उसमें सेंध लग जाता है, मान लीजिए 10% भी चला जाता है वो वोट, तो वो 30% के आसपास आ जाती है। और फिर 30% वोट आता है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने 49% में 2-4% कम भी लाती है, तो भी वो तो लैंडस्लाइड जीत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसके जो मुख्य 2 चैलेंजर हैं वो गैर भाजपा वोटों को बांट रहे हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें जीत का फॉर्मूला यही रह सकता है कि जो विपक्ष है वो पूरा एक रहे, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ में आ जाए, भले ही वो अभी अलग अलग लड़े, लेकिन जो बंटवारा वोट का हो वो बाद में एक हो जाए तो कुछ चांसेस बने। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैथमेटिक्स नहीं है। आप यूपी में आ जाइए, 2019 के चुनाव लोकसभा के, उसमें तो बीजेपी के खिलाफ बीएसपी और एसपी दोनों साथ आ गए थे, लेकिन फिर भी बीएसपी को फायदा हुआ, 10 सीटें ले गई, 5 सीटें सपा को मिले, 15 सीटें तो आई, पर अधिकतर सीट और 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट कांग्रेस लेकर के गई। पर इसके अलावा तो सारी सीटें जो हैं वो तो भाजपा जीत कर चली गई ना। तो एक तरफा वोटिंग भी होती है, यानी कुल मिलाकर चुनाव में 1 to 1 होगा तभी कुछ होने वाला है। 1 to 1 में ये तो समझ में आती है कि चीजें जो हैं वो किसी भी तरफ जा सकती हैं और मार्जिन कम रह जाता है। पर अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर हो जाता है, जो इस केस में हो रहा है, देखिए 1 to 1 में कांग्रेस बीजेपी में बीजेपी हमेशा जीतती रही, पर उसकी मार्जिन कम होते थे। सीटें भले कांग्रेस को कम आया करती थी, पर जीत वोटिंग परसेंटेज में 5 या 6% वोट ज्यादा आते थे बीजेपी को कांग्रेस से, और वो ज्यादा सीटों के साथ वो सरकार बना लेती थी। पर इस बार तो स्थिति बहुत अलग है, और भले ही मान लीजिए पॉपुलैरिटी कम गई होगी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी उसे इस अरेंजमेंट का फायदा हो रहा है, होता दिख रहा है। कम से कम जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें इस बात पर ज्यादा जोर है कि भाई जितने गैर भाजपा वोट हैं, अगर मान लीजिए कि उनके 10 वोट हैं, 4 वोट भाजपा को मिलते हैं और 6 वोट उनके खिलाफ है, लेकिन अगर वो वोट 3-3 में बंट जाते हैं तो फिर भी 4 वाले जीत जाते हैं। तो यही नतीजा कहीं बन तो नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उतनी पॉपुलर नहीं हो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में गुजरात में। हो सकता है मोदी जी चूंकि सीएम नहीं बनने वाले हैं, तो हो सकता है कि उतना उत्साह भी नहीं हो बीजेपी के प्रति, लेकिन बीजेपी की जीत इसीलिए ज्यादा संभावित लोगों को दिख रही है क्योंकि गैर बीजेपी वोट जो है वो एक तरफ नहीं रह पा रहे हैं। उसमें एक मेजर शेयर होल्डर के तौर पर आम आदमी पार्टी है, AIMIM है। AIMIM 40 सीटों पर खड़े कर रही है अपने उम्मीदवार, और उसका कैचमेंट होता है मुस्लिम वोट्स पर। बहुत कम संख्या में 8-9% वहां पर मुसलमान आबादी है गुजरात के अंदर। तो मान लीजिए कि वो उन चुनिंदा इलाकों में उसने खड़े कर दिए हैं। वो वोट नॉर्मली जाते थे कांग्रेस को, अगर उसमें से कुछ भी वोटों का क्षरण होता है, मैं नहीं मानता हूं कि सारे वोट चले जाएंगे AIMIM को, ओवैसी जी को, लेकिन अगर कुछ भी वोट चले जाते हैं तो कांग्रेस की स्थिति को वो और कमजोर करते हैं। आम आदमी पार्टी को लोग इसीलिए हाथों हाथ ले रहे हैं, और ये स्थिति आपकी बन रही है, नॉर्थ गुजरात में बन रही है, ये सेंट्रल गुजरात में बन रही है। जहां भी जा रहे हैं केजरीवाल, उनका स्वागत हो रहा है, भीड़ उनके लिए जुट रही है। वो इसलिए हो रहा है कि इतने साल गैर भाजपा वोटर्स जो हैं उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी का, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम नए लोगों को मौका दें। तो इस सोच की वजह से एक बड़ा हिस्सा वोट का चला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, मुस्लिम वोट्स जा रहे हैं AIMIM की तरफ कुछ संख्या में। तो फिर कांग्रेस के पास उसके जो 42% आए थे वो तो घट रहे हैं ना। तो आप देखिए कि ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक लग रहा है कि अगर अपने 49% से कुछ परसेंट वो हार भी जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो भी 40s में केवल वही रह रही है।
40% वोट 40% एंड अबव में केवल वही रह रही है, बाकी कोई 30% या 20% के आसपास रहेंगे, तो ऐसे में जाहिर है कि उन्हीं की जीत होगी जो 40% लाएंगे। इस चुनाव में मोरबी जो हादसा हुआ, इतना दुखद हादसा हुआ, उसका कुछ असर आपको नज़र आता है? हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, ना इस मंच से, ना ही ये चीज़ मन में आनी चाहिए कि विपक्ष इस मामले को लेकर ज़्यादा बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया। जो जिम्मेदारी जिन लोगों की तय होनी चाहिए इस हादसे को लेकर, जिस तरह की राजनीति होनी चाहिए, वो दोनों तरफ से नज़र नहीं आई। इसका जवाब तो आप थोड़ा पीछे जाकर के कोरोना ट्रेजेडी में देख लीजिए। कोरोना ट्रेजेडी से बड़ा ट्रोमा तो पूरे विश्व को नहीं मिला था, और भारत को जिस तरह से मिला था वो तो अजीब था ना। लोगों को ना सिलेंडर मिल पा रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। त्राहिमाम मतलब लाशें तैरती हुई गंगा में, तो उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या था आप देख लें। तो नहीं होता है। यहाँ 135 लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, पर उसमें तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, लाखों लोग। तो आप ये समझिए कि ये जो है ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं बन पाते हैं आज की तारीख में। लोग बाग ऐसा लगता है जैसे कि उसके लिए दोषी वही हैं, भूल से जाते हैं। उनके लिए आप देखिए, गुजरात की ही अगर आप बात करें तो गुजरात में मुद्दे क्या क्या हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आज की तारीख में जो चल रहा है वो किसानों का है, बिजली की दिक्कत होती है उनको। गुजरात मॉडल की बात होती है, लेकिन वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो हैं वो 4-5 लाख की तरफ हैं, मतलब कि हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट फिगर वहाँ पर है। महंगाई ज़बरदस्त जो पूरे देश को प्रभावित कर रही है, उनको भी प्रभावित कर रही है। ड्रग एडिक्शन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ के मुंद्रा पोर्ट से पता नहीं कैसे वो बंदर अब्बास ईरान से आता है वो, और वहाँ पर आता है और वहाँ से फैलता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं वहाँ पर, कृषकों के मुद्दे हैं वहाँ पर, बिजली की समस्या है वहाँ पर इमोटिव इश्यूज जो हैं वो अपनी तरफ लोगों को खींच लेते हैं। अरविंद केजरीवाल बातें भले कर रहे हैं स्कूल की और अस्पताल की, है ना, क्या वही एक मुद्दा है उनके पास, है ना? क्योंकि लक्ष्मी गणेश और नोटों की बात तो वो भी कर देते हैं। विचारधारा की बात करने वाली कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी है। वो सच जो असल में है वो दिखाने में कहीं ना कहीं मैं मीडिया को भी एक तरफ खड़ा करता हूं कि क्या हम वो भूमिका निभा पा रहे हैं कि लोग सच से रूबरू हो पाएं, क्या स्थिति है इसको जान पाएं। हालांकि वहां के लोग जो रह रहे हैं उस स्थिति में उन्हें पता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग वो जिम्मेदारी क्या नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, ये साफगोई से तो कहना पड़ेगा कि भूमिकाएं हमारी जो हैं वो जिस दिशा में जानी चाहिए वो उतनी नहीं रह पाई हैं। ये हक ये हकीकत है। और ये सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है, पर ये चुनाव गुजरात और हिमाचल का नहीं है। बिल्कुल, चुनाव अपने आप में नफा नुकसान का एक सौदा हो गया है, जिसमें कि पूंजी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। जो पूंजी के साथ खड़ा नहीं है वो चुनाव लड़ भी नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप उसकी बात छोड़ दीजिए कि वो जीतेगा या हारे, वो तो लड़ ही नहीं सकता। एडीआर की रिपोर्ट देखिए, तो कितने % लोग जो है करोड़पति अरबपति, और आप उस पैसे के सर्कुलेशन को भी समझिए। किसी और दिन हम लोग इस पे बात कर सकते हैं कि कैसे हर बार चुनाव जब होते हैं तो किस तरह से वो एक वास्ट अमाउंट ऑफ मनी सिस्टम में जाता है, और वो भीड़ जो आप देखते हैं उसे लाने में वो बैनर और पोस्टर जो आप देखते हैं, वो तमाम गाड़ियां चल रही हैं और मोटरसाइकिलें चल रही हैं और वो झंडे लहराए जा रहे हैं, वो क्या स्वतः स्फूर्त चुनाव नहीं हो रहा है, लोकतंत्र की पिक्चर चल रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि नतीजे पहले से तय होते हैं। ईवीएम को दोष न दिया कीजिए, तंत्र है, एक सिस्टम है। ईवीएम तो बहुत छोटी चीज होती है, उसमें तो शायद गड़बड़ी नहीं भी होती है। अब बहुत से लोग दोष देते हैं जो हार जाते हैं, पर अमूमन ये चल रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है गड़बड़ी करने के लिए। लेकिन एक तंत्र एक ऐसे सेटअप के तौर पर खड़ा हो गया है, उस तंत्र से भिड़ जाना और कुछ परिस्थिति बदल देना ये आसान नहीं है। तो ऐसे में मान करके चलिए कि इसमें अगर मीडिया जिम्मेदार है तो मीडिया को कंट्रोल करने वाली व्यवस्था भी जिम्मेदार है। मीडिया जिम्मेदार होना हो, मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन जनता को तो पता ही है
और उनके मुद्दे हैं, क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र से वोट देने के लिए जाते हैं तो हमको पता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ खड़ा है और किस स्थिति में है, आपके साथ कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, आपकी समस्याएं सुनता है या नहीं सुनता है, उस पर वोट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हर बार जनता भटक जाती है, लेकिन क्या गुजरात की जनता भटकेगी इस बार? और इस बार तो जैसे कि आपने शुरुआत में पूछा था, मुझे तो यही लग रहा है कि गुजरात की जनता भटके या न भटके, नतीजे जो हैं वो भूपेंद्र पटेल की तरफ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि जो डिवीजन हुआ है इस डिवीजन के पहले बेनिफिशियरी तो वही होंगे, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और आज 1 महीना पहले ये अंदाजा सा होने लग गया है कि वो शायद नरेंद्र मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भूपेंद्र जी नरेंद्र जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वो पहली दफा एमएलए बने हैं, पहली दफा एमएलए में ही बड़े भाग्यशाली हैं, पहली बार में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। अब दिल्ली ने गुजरात की पूरी सत्ता बदली है, यानी कि पूरी सरकार जब बदल दी है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बदला होगा। प्रारब्ध है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन भूपेंद्र जी कहीं नरेंद्र जी का रिकॉर्ड न तोड़ दें, शक तो इस बात का। लेकिन इस बार कुल मिलाकर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी वहां पर किस भूमिका में रहेगी? क्या वो कांग्रेस के वोट काटेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो क्या आम आदमी पार्टी के पास चले जाएंगे? क्या होने वाला है जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जो हमारे दर्शक हैं न्यूज़ 24 के, वो क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं कि 1 महीना पहले आखिरकार गुजरात चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं, कौन जीत रहा है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।